तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल एक्सिस पे डायपोल मोमेंट क्या होगा, अब हम ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने एक्सेल पे देख लिया और जो मैंने करेक्शन बोला था उसे कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर निकाल लेने से क्या हुआ, पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। ठीक है, तो उसे डिलीट करने से अच्छा है कि मैं करेक्शन आपको बता दिया आगे नेक्स्ट मिनट में। ठीक है, जिससे आपको गलत इंफॉर्मेशन और गलत डेटा ना चला जाए। ठीक, इसको आप साइड की बुकों में आपको स्केलर फॉर्म में भी सॉल्व करने को दिया, मगर मैंने वेक्टर जो है इसलिए दिया है, वेक्टर सबसे कॉम्प्लेक्स तो है, ये मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स है, टफ है, मगर अगर टफ चीज समझ में आ जाए तो इजी चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स का जुगाड़ करते हैं अपने थ्योरेटिकल आंसर लाने के लिए हम लोग। ठीक है, फिजिक्स वाले यही करते हैं, मैथमेटिक्स से मैथमेटिक्स का जुगाड़ लेते हैं। ठीक, मगर ऐसा जुगाड़ लेना पड़ता है कि थ्योरेटिकल जो वैल्यूज हैं और प्रैक्टिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो हैं वो क्या कर जाए, मैच कर जाए। ठीक, तो देखिए कि अगर इक्वेटोरियल पोजीशन कहती है कि मिड से कुछ डिस्टेंस ऊपर की साइड अगर मैं यहाँ पे कुछ लेता हूँ, कंसीडर करता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट जो y दूरी पे, कौन सेंटर से कितनी दूरी पे, कितनी डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस की दूरी पे प्लेस्ड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक टेस्ट रखूंगा, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, यहाँ प्लस क्यू या माइनस क्यू है, तो हमें मालूम है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी, माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, अब देखिए ये दोनों डिस्टेंस एल एल है और ये वाई है, तो देखिए ये दोनों डिस्टेंस आर होंगी, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, आर डिस्टेंस होंगी। क्यों, क्योंकि क्या होता है हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर उसका रूट, और दोनों की ये जो बेस और परपेंडिकुलर लेंथ है वो क्या दोनों की इक्वल है। इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज जो होगा वो क्या होगा, दोनों का सेम डिस्टेंस होगा, इसलिए हमने दोनों आर लिया है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक और चीज मालूम है क्या, कि अगर दो लाइन इक्वल हैं और किसी कॉमन लाइन पे जाके वो गिर रही हैं तो वो दोनों क्या बनाती हैं, सेम एंगल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सेम एंगल पे वो गिरती है, लाई करती है। देखिए ये दोनों क्या है, सेम लाइन है, इक्वल लाइन है, और ये किस लाइन पे टच कर रही है, इस लाइन पे, ए बी लाइन पे, तो क्या दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगी, ई प्लस क्यू इधर की साइड। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ होगी, तो ये क्या लगी, ई माइनस क्यू इस तरफ। ठीक, ये देखिए मैग्नीट्यूड, अगर डायरेक्शन में बोलो तो भैया डायरेक्शन तो क्या है हमारी अलग अलग है, मगर मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं, किसकी बात करूं, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों के सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या है यहाँ पर दोनों में क्यू, दोनों की डिस्टेंस कितनी है आर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ये तो कांस्टेंट होता है क्या, जिसको 1/4πε0 बोलते हैं। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करी, क्यू और आर स्क्वायर पे, और क्यू का मैग्नीट्यूड भी सेम है और आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी, डिस्टेंस का भी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड की, मगर इसका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। और मैंने एक चीज बताई है क्या, कि अगर सेम मैग्नीट्यूड है, ए और बी है, मगर इनके मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज है, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, इस एंगल का, अगर ये एंगल इन दोनों बीच का थीटा है तो रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, θ/2, और इससे भी कितना है, θ/2, मीन्स मिड में बनता है। अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो क्या होता है, रिजल्टेंट मिड में बनता है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जब सॉल्व कराया था सुपरपोजिशन, उसमें मैंने टिप्स में कुछ चीजें लिख दी थी नोट में। ठीक, तो देखिए इसका और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम। अब मैंने इनको थीटा कैसे देंगे, देखिए ये और ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, और अगर दो पैरेलल लाइंस है और एक लाइन ये जुड़ी हुई है, एक लाइन क्या करिए, इन दोनों को इंटरसेक्ट करिए, मतलब कट करिए, इंटरसेक्ट करिए, तो ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है, ये दोनों सेम होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपको प्रॉपर्टी मालूम है, वही चीज मैंने यहाँ यूज किया है। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस, और ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये जो एंगल होगा थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। और मैंने बोला जो थीटा इसके बराबर होगा वही थीटा
इसके बराबर होगा क्योंकि रिजल्टेंट बीच में है और एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब बात आती है क्या, वेक्टर रिजॉल्विंग की। क्या, वेक्टर रिजॉल्विंग की। तो देखिए इस वेक्टर का बेस में क्या होता है, कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर में क्या होता है, साइन थीटा। तो इसके बेसिस पे देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, और ऊपर क्या जाएगा E प्लस साइन थीटा। ठीक है, वही चीज इसके लिए है, इस वेक्टर के लिए। ये वेक्टर है ना, तो ये इसके लिए क्या आ जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा, और नीचे क्या जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। देखिए E प्लस क्यू और E माइनस क्यू मैग्नीट्यूड में सेम है। ठीक है, साइन थीटा एंगल भी सेम है, मगर क्या अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट क्या है, दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो देखिए एक ही डायरेक्शन में क्या हमें मिल रहा है, E प्लस कॉस थीटा, और फिर क्या मिल रहा है, E माइनस क्यू कॉस थीटा, सेम डायरेक्शन में। और हमें रिजल्टेंट है तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें ये रिजल्टेंट E मिल जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और मैंने बोला कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो मैं इसको E को मैं ये लिख सकता हूँ 2E कॉस थीटा, इसको मैंने E मान लिया, इसको मैंने E मान लिया, क्या E क्यू बोल दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, 2EQ कॉस थीटा। E प्लस क्यू माइनस क्यू को मैंने कंसिडर कर लिया क्यू। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या आ जाएगा 2EQ कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड है, पर इसकी डायरेक्शन किधर है। अगर मैं ये अगर डाइपोल की एक्सिस लेता हूं तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो क्या है, नेट रिजल्टेंट फील्ड किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, और डाइपोल किधर की साइड है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, 2EQ कॉस थीटा, मैं यहाँ क्यू लिख दे रहा हूँ। ठीक, 2EQ कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या है, एक्स में, तो मैंने एक्स कैप लगा दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, हमें EQ की वैल्यू क्या मालूम है कि भैया क्या होगा, EQ क्या होगा, यहाँ पे किसी भी एक चार्ज के लिए निकाल देंगे तो क्या होगा, KQ अपॉन डिस्टेंस क्या है, R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी चार्ज के लिए। तो ये E की वैल्यू मैंने क्या क्या लिख दी, EQ की वैल्यू KQ अपॉन R² कॉस थीटा एक्स कैप। ठीक है, अब देखिए हमें कॉस थीटा का तो मालूम नहीं है, मगर हम कॉस थीटा को लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। हमें मालूम है क्या, जो कॉस होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा L, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा R। तो क्या लिख जाए, L/R, कोई दिक्कत, और साथ में एक्स कैप है ही है। ठीक है, फिर R इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या देखिए यहाँ पे देखिए क्या गया, E2KQL/R3। ठीक, अब देखिए डायपोल का फॉर्मूला क्या हुआ, ये L डिस्टेंस, ये L डिस्टेंस हो, तो डायपोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P = 2QL। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो Q2L, मीन्स सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस का डिस्टेंस और किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। ठीक, तो देखिए 2QL, इसका मतलब ये जो मैंने सर्कल कर रखे हैं इसको हम P बोल सकते हैं, हमने इसको क्या बोल दिया, P बोल दिया। ओके, K को 1/4πε0 आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट के लिए बस K लिख दिया, बार बार मैं लिखो 1/4πε0, इससे अच्छा है K लिख दो, बाद में आप K को कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो देखिए तो ये मैंने क्या किया, KP/R³ एक्स वेक्टर, यहाँ पे मैंने P को इसको ये जो सर्कल किए हुए हैं इसको मैंने P में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, अब बात आती है R क्या है, तो R क्या, हाइपोटेनस। तो R हाइपोटेनस है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए, L² और प्लस परपेंडिकुलर Y², पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये फाइंड आउट कर ली, Y² + L², और यहाँ पे क्या हो गया 3/2। 3/2 क्यों, रूट है। देखिए R हमारा क्या आ रहा है, L² + Y² की पावर 1/2।
पावर 1/2, जो रूट है उसको 1/2 कर सकते हैं, और साथ में 3 का क्या है ऊपर प्रोडक्ट है, तो क्या होगा r³ को हम क्या लिख सकते हैं, l² प्लस y² 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा l² प्लस y² 3/2, तो यहाँ पे क्या हो गया 3/2 हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक चीज नोट डाउन करने वाली बात है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्या, कि हमने वेक्टर्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, कभी हमने डिवीजन नहीं पढ़ा है। ये नहीं कि अगर ये दिख गया तो हमने काट दिया, वेक्टर का हमने केवल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पढ़ा है, डिवीजन नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अगर ये P है मैग्नीट्यूड में, इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, देखिए यहाँ थोड़ा सा जादू है, बस उस जादू को देख लीजिए, मैथमेटिक्स का जुगाड़ जिसे बोलते हैं। देखिए P को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड, और ये किसी डायरेक्शन R मान लेता हूँ, किसी मैग्नीट्यूड डायपोल जो है किसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ करूं, अगर मैं r³ को दोनों साइड क्या कर दूं, डॉट प्रोडक्ट कर दूं, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं, ठीक, दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, इधर भी r³ का प्रोडक्ट कर दिया, इधर भी r डॉट का प्रोडक्ट कर दिया। देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा 0 है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा यूनिट वेक्टर का 1, मैंने पहले भी दिखा रखा है ये वाला, दोनों सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या होता है, यही तो होता है ना, cos 0 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो क्या हुआ 1 × 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, वही चीज इसमें है। ठीक, तो इसके वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं P। ये मत कर दीजिएगा कि मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर अपॉन R यूनिट वेक्टर, कभी नहीं। ठीक, गलती से भी मत कर दीजिएगा, पहले मैंने बोल दिया वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है, वेक्टर का केवल मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं मगर डिवीजन नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम लोग कूलम्स लॉ कर रहे थे तो हम यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड को नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे, कभी किसी वेक्टर को नीचे नहीं लेके आ रहे थे। ठीक है, ये नोट डाउन करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो देखिए तो हम P की जगह P डॉट R वेक्टर लिख सकते हैं, पर R वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक डायपोल की मूवमेंट, और यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल की मूवमेंट क्या है, ये x है तो ये क्या होगा -x, तो मैंने क्या लिखा कि P की जगह वेक्टर और उसकी डायरेक्शन, तो मैंने वेक्टर और मैग्नेटिक इसकी डायरेक्शन क्या है डायपोल की -x, और साथ में ये x है। ठीक, ये माइनस को मैं बाहर ले आया। ठीक, तो देखिए दो फिर यूनिट वेक्टर आ गए, और दो यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होती है मैंने फिर बता दिया था 1। ठीक, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी 1, और -k P वेक्टर अपॉन y प्लस l² 3/2। ये देखिए पहले आप इसे देखिए फिर कंडीशन लगाएंगे। वैसे आपको बोर्ड में कभी भी कहीं भी पूछे आपको इतना ही लगाना है, और वही चीज वहां पर भी है एक्सेल के लिए, ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन लगा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यूज के लिए है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए है, अदरवाइज हम यहीं तक ही लीव कर देंगे। ठीक है, बोर्ड में यही करना है, यहीं तक लीव करना है, चाहे स्कूल का पेपर हो चाहे किसी का पेपर हो, यही लीव करना है। ठीक, अब ये देखिए कि जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, किसकी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक डायपोल पर नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, अगर मैग्नेटिक डायपोल -x की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी -x और माइनस मल्टीप्लाई किए तो x, तो किस डायरेक्शन होगी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है मैग्नेटिक डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्या होगी
अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया नेगेटिव साइन shows that electric field is in the opposite direction of dipole moment। ठीक, अब मैंने कंसीडर किया कि जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, तो क्या लिखा है इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ L। ठीक, इसको फ्लिप कर दिया हूँ, ये नहीं कि सर पिछले में आपने क्या था कि L बहुत छोटा है, यहाँ पे आप उल्टा लिख दिया, मीनिंग वही है। ठीक है, तो मैंने उल्टा लिख दिया, तो इसीलिए मैं यहाँ लिख दिया कि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, L को हम निगलेक्ट कर देंगे, L को निगलेक्ट कर देंगे तो क्या आएगा माइनस के पी वेक्टर अपॉन वाई क्यू। ठीक, और k की वैल्यू आप रख दीजिएगा, तो ये आपका हो गया कंडीशन। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई कंडीशन। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा। वेक्टर का खेल है, थोड़ा सा जुगाड़ है, मैंने वो बता दिया कहाँ पे जुगाड़ है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, और वो क्वेश्चन क्या पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है एक्सियल में और इक्वेटोरियल में उसका रेशियो क्या होता है। देखिए वहां पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे 2 ऊपर मल्टीप्लाई में था, और यहाँ पे क्या है, इसको इक्वेटोरियल लिख देना। ठीक, इक्वेटोरियल लिख देना। तो देखिए वहां पे क्या था 2, यहाँ पे क्या है 1। अब जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो डायरेक्शन नहीं लेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे तो ये नेगेटिव साइन भी नहीं लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की मॉड की बात हो रही है। और जब मॉड लेंगे तो इसका मॉड करेगा, माइनस का मॉड क्या होता है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये -1 मॉड लेते हैं तो ये 1 हो जाता है। ठीक, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ले रहा तो मॉड लूंगा, तो इसका भी क्या लूंगा मॉड लूंगा, साइन नहीं लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं मॉड की बात करूं तो उसमें केवल ये सेम चीज आ रही है, साथ में क्या आता है 2 फैक्टर आता है। क्या फैक्टर आता है 2 का फैक्टर आता है, तो उस 2 के फैक्टर को हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 2 का फैक्टर कंसीडर कर लेंगे। बस यहाँ पे ये देखिएगा कि मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या ली है y ली है, अगर मैं उसको r ले लूं, क्या ले लूं r ले लूं, तो इक्वेटोरियल एक्सिस एक्सेल पे जो मैंने इक्वेशन आई थी वो r फॉर्म में थी, तो ये भी क्या आ जाएगी r फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, तो r दोनों कैंसिल होगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा हमारे पास 2:1 का रेशियो बचेगा, केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या बचेगा 2:1, क्योंकि फॉर्मूला सबका क्या है दोनों का सेम है, बस एक्सिस में क्या है एक्सेल में यहाँ पे 2 का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। आप फॉर्मूले देखिएगा तो क्या होगा एक्सिस अपॉन इक्वेटोरियल का 2:1 के रेशियो में क्या होता है रिलेशनशिप होती है इक्वेटोरियल और एक्सेल की। मीन जो एक्सेल की जो मैग्नीट्यूड होगी, जो मैग्नीट्यूड होगी एक्सेल की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्या होगी 2 टाइम्स होगी तो क्या होगी एक्सेल ज्यादा होती है। अगर मैं डायपोल मोमेंट की एक्सिस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहूँ तो वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल के। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है। ठीक, तो ई एक्सिस जो होती है इसका मतलब क्या हुआ, जो ई एक्सिस होती है वो ग्रेटर देन होती है ई इक्वेटोरियल। ठीक है, तो देखिए इस रिलेशन में भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, इस रिलेशन से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है और इस रिलेशन से पूछ सकता है। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट देने थे मुझे मैं दे चुका, प्रूफ बता चुका, वेक्टर फॉर्म में बता चुका, बुक्स में कई बुक्स में आपको स्केलर फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, एसएल अरोरा और प्रतीक में भी आपको एक्सेल फॉर्म स्केलर फॉर्म में मिल जाएगा, जो आपके लिए इजी रहेगा अगर आप इसको पढ़ के जाओगे वेक्टर फॉर्म को। ठीक है, तो आई होप समझ में आ जाएगा। अब इसके बेसिस पे 4-5 न्यूमेरिकल है, वो बढ़िया न्यूमेरिकल है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल खत्म, फिर गॉस लॉस पे आएंगे। ठीक है, अब गॉस लॉस से पहले ये समझ लीजिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इक्वेटोरियल पे क्या होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल, और एक्सेल पे क्या होती है डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नॉट अवे टूवर्ड्स द
इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक, मीन्स इक्वेटोरियल पे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी डायपोल मोमेंट के, और एक्सियल में सेम डायरेक्शन में मूव करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बस ये 3-4 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, और आपका इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन व्यू से, ठीक, इसकी एप्लीकेशन बहुत पूछी जाती है, एनसीईआरटी में दी हुई है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया एग्जांपल में HCl H2O इन सब का, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और जो मैंने करेक्शन बोला था मैं बार बार कह रहा हूँ उसको कर लीजिएगा, गलती हुई थी उसमें कि मैंने केवल एक्स कैप लगाना भूल गया, तो उसके जस्ट नेक्स्ट सेकंड में मैंने वीडियो को फिर से बनाया है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। 4 न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा जो कि आपके बोर्ड में भी आए हुए हैं और कुछ कंपटीशंस में भी आए हुए हैं, तो आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे जो इक्विलेटर और एक्सियल, क्योंकि आपके में जनरल पॉइंट पे जैसे कोई डायपोल है उसके किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना यह आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और हम लोग जो सिलेबस तक करेंगे वो एनसीईआरटी पे रहेंगे, ठीक है। तो आगे अगर कभी आपको कुछ लगे कि हाँ सर जनरल पे भी बता दीजिए तो कमेंट वमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो डाउट सेशन में आप मेरे को एक बार बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए एक जनरल वीडियो जनरल उस पे पॉइंट पे बना दूंगा इलेक्ट्रिक डायपोल का, ठीक है। तो अभी देखिए कि हमें इक्वेटोरियल और एक्सियल इन दोनों पे ही स्टक करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि चार्ज एट +8 पीसी मतलब पिको कूलम, पिको कूलम का मतलब पिको का 10⁻⁻12, ठीक है, +8 पिको कूलम और -8 पिको कूलम आर प्लेस्ड एट 0-4 0 सेंटीमीटर और 0 4 0 सेंटीमीटर, मीन एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ठीक, ये दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, ठीक। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, क्या है डायपोल मोमेंट, ये क्या करनी है हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब आपको मालूम है कि एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, समथिंग ऐसे बनाते हैं ना कि एक्स वाई जेड, ठीक। तो हमें क्या है एक्स और वाई, तो एक्स और जेड तो कहीं दिया ही नहीं है, केवल वाई दिया हुआ है, तो वाई को हम एक्सिस मान के सॉल्व कर लेंगे, ये एक्स जेड की कोई मतलब सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो देखिए ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और उस पर जो +8 कूलम है वो कहाँ रखा हुआ है, ठीक, और -8 पिको कूलम कहाँ रखा हुआ है। अब आपको मालूम है कहीं ओरिजिन भी होगा, तो यहां से इसकी डिस्टेंस क्या होगी 4, और यहां से भी इसकी डिस्टेंस क्या होगी 4, ठीक है। कोई दिक्कत प्लेस करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें फॉर्मूला क्या मालूम है, हमें फॉर्मूला मालूम है मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का Q × 2L, ठीक है। क्यों, अब मैंने बोला था साइन के साथ नहीं रखना है, पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे फिर बाद में डायरेक्शन की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। क्यों क्या है, दोनों में क्या है सेम चार्ज है, तो केवल साइन नहीं रखना है, केवल चार्ज रखना है, तो 8 × 10⁻⁻12 कूलम, ठीक। पिको को मैंने कूलम में कन्वर्ट कर लिया, फिर इंटू 2, और एल क्या है, एल क्या है, ये एल होती है, ठीक है। जब मैं अगर 2L लिख दिया तो इसका मतलब एल जो होगी वो मिड पॉइंट से होगी, अगर मैंने सिंपली एल लिखा तो ये पूरी लेंथ होगी एल, ठीक है। तो मैंने अगर 2L लिख दिया तो सिंपली हमने क्या किया एक एल लेके चलेंगे, और अगर मैं सिंपल एल लिख दूं तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर मैं एल लिख के चल रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 करूं चाहे वो करूं, ठीक है, किसी से दिक्कत नहीं है, तो एल में मान के चल दे रहा हूँ, कोई नहीं जल्दी हो जाएगा। तो क्या होगा 4 + 4 कितना सेपरेशन 8 का, पर 8 क्या है ये सेंटीमीटर, और हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर में, तो क्या करेंगे हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए किसमें मीटर में 10⁻⁻2 से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा
और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं कि एक डेसिमल के बाद यहाँ पे 6.4 अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, एक डेसिमल का ये क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, तो मीन -13 कूलम इंटू मीटर। ठीक, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। हमें मालूम है कि मैग्नेटिक की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ। किधर, माइनस से प्लस की तरफ। अब जब ये मालूम पड़ गया कि जो मैग्नेटिक जो डायरेक्शन है वो क्या है, माइनस से प्लस की तरफ, तो देखिए ये y है पॉजिटिव में, तो ये y क्या होगी, नेगेटिव में। तो हम ये लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इन -y डायरेक्शन। ठीक, तो हमें मैग्नीट्यूड मालूम पड़ गया और साथ में क्या मालूम पड़ गया, डायरेक्शन भी। ठीक है, तो आप ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल जैसे होते हैं जो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और कुछ मॉडिफिकेशन और क्या कर दिया जाता है। और एक और चीज मैं बोल दे रहा हूं कि अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ाया जाता तो उससे पिछला जितना भी टॉपिक है उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोरिलेट जरूर करेगा। पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, चाहे आप 11th पढ़िए चाहे 12th पढ़िए। ठीक है, और इस पे इतने न्यूमेरिकल है कि मैं 12th 11th का भी लेके सर्कुलर मोशन को भी लेके मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे भी क्वेश्चन बना सकता हूँ। मास की जगह केवल मुझे चार्ज प्लेस कर देना है, नया क्वेश्चन बनकर तैयार। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इनफाइनाइट बन सकता है, मगर आपको कॉन्सेप्ट और कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो याद होनी चाहिए। तो जितनी भी मैंने वीडियोस में जो थ्योरेटिकल चीजें बताई थी उसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए इसे, ये शायद AIEEE में कुछ आया था 2007 या 8 में। ठीक, देखिए क्या है, फिगर शोज दैट 3 चार्जेस -q +q +q। देखिए पहली बात बोल दूं कि कंपटीशन के नाम से मत डरा करिए, क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं कि बायो, अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि बायो को भी फिजिक्स पढ़नी पड़ती है बायो वाले बच्चों को, तो आप क्या है कि 11th की जो स्टार्टिंग का मैथमेटिकल पोर्शन होता है केवल आप उस पर कमांड बना के रखो, आपको पूरी फिजिक्स आ जाएगी। और भी है कि जो मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए तो पूरी मैथ्स तो है ही है, तो मैथ्स के साथ साथ उनकी फिजिक्स और क्वेश्चन जो है एडवांस बनते चले जाते हैं। मगर जो बायो वाले हैं उनके लिए ये सफिशिएंट है कि जो 11th में स्टार्टिंग में जो मैथमेटिक्स के पोर्शन होते हैं साइड बुक्स में, ठीक, उस पे आप बस कमांड बना के रखिए, पूरी फिजिक्स जहां तक की पढ़नी हो सब क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, सब क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर शोज दैट 3 चार्जेस -q +q और +q आर प्लेस्ड एट सेपरेशन A। ठीक, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P at a distance r on a line perpendicular to line joining 3 charges। और यहां देखिए कंडीशन देखिएगा, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m, मीन डाइपोल की लेंथ से r बहुत बड़ा है। तो जब r बहुत बड़ा है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल और एक्सियल पे जो हमने लास्ट में कंडीशन लगाई थी वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लीजिए, सपोज इक्वेटोरियल के लिए अगर मैं कहना चाहूं तो कुछ समथिंग यही था ना, तो ये वाला चीज आप नहीं यूज करेंगे। जो मैंने फिर सपोज किया था कि L इज वेरी वेरी लेस देन R, जब वो इक्वेशन जो कन्वर्ट होके आई थी वो यूज की जाएगी। ठीक है, इसे डायरेक्ट यूज मत कीजिए, क्योंकि यहाँ कंडीशन दी मैंने आपको, जब थ्योरी बता रहे थे तो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, वीडियोस आप पुराने देखिए ढंग से, क्योंकि मैं जो चीज बोलूंगा अगर मिस्टेक अगर कहीं होती है तो मैं आपको वो करेक्ट कर दूंगा वीडियो देख के। ठीक है, तो देखिए 2 चार्ज है, -q +q और एक सेंटर पे q रखा गया है और इनके जो सेपरेशन है वो a है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस पॉइंट के, किस पे, P पॉइंट पे, जो कितना है r डिस्टेंस पे सेंटर पे। ठीक, तो देखिए अगर मैं इस q को भी ना मानूं तो ये क्या है, एक डाइपोल है। ठीक है, तो देखिए अगर डाइपोल है तो जो एक्सियल होता है, सॉरी एक्सियल कह रहा, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये क्या है,
अगर मैं इस क्यू को भी हटा देता हूँ, अभी मैं इस क्यू को नहीं मान रहा हूँ, तो क्या है, ये एक्चुअल में डायपोल है। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा क्या होती है, मैग्नेटिक डायपोल की क्या होती है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होती है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मीन्स अगर माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ अगर डायपोल मूवमेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। ठीक, इसको मैं E1 मान ले रहा हूँ। मीन्स इन दोनों चार्ज के कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल की, वो क्या होगी, जस्ट अपोजिट होती है। किस केस में, इक्वेटोरियल में, पर एक्सल में क्या होती है, सेम डायरेक्शन में होती है। तो देखिए, इन दोनों चार्ज से तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली, ठीक है। अरे मैथमेटिक्स बताएंगे, पहले डायरेक्शन पहले देखिए कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन सोल्व कैसे रहे, ये देखिए। अब हमने ये बोला कि भैया सेंटर पे भी एक चार्ज है, तब ये चार्ज इस पॉइंट पे किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और तभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज करिए मैं ये थोड़ा हटा दूं, ये ज्वाइनिंग वाला, जिससे आपको डायग्राम क्लियर हो। क्वेश्चन लिख के आप सॉल्व करिएगा, ये नहीं कि मैंने जैसे कर दिया वैसे ही आप कर दिया, ठीक है। देखिए ये क्या है, E1, और वो क्या है, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ E2, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अबे होगी, हमेशा चार्ज से क्या होगी, दूर भागने की कोशिश करेगी। तो देखिए इस पॉइंट पे एक E1 है और एक क्या है, E2 है, ठीक। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ आएगा, कुछ बीच में आएगा, पर हम ये नहीं बोल सकते कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है या अलग अलग, ठीक है। पर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, कितना है, 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सॉल्यूशन देखिए। हमने ये देख लिया कि इस डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों क्या आएगा, मिड में आएगा, ठीक है। और हमें ये भी मालूम है कि इन दोनों के 90 बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक। अब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड केवल फाइंड करना है, केवल क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड, ना कि डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए पहले E1 निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल क्या होगा, E1। इनकी वजह से E1 का मैंने फॉर्मूला बताया था ट्यूटोरियल पे, क्या होता है, K/C/, देखिए निगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है। किसकी जरूरत है, केवल मैग्नीट्यूड की। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q इज, तो पॉइंट चार्ज Q का हमें फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, E2 KQ/R², ठीक। अब हमें क्या चाहिए, इसका रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट के लिए अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का, ER का, E1² प्लस E2²। और वैसे जनरली आप देख लीजिए कैसे करते हैं, जनरल फॉर्मूला हमें मालूम है ये होता है, पर हमें मालूम है कि E1 E2 के बीच में 90 डिग्री है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए केवल जब रिजल्टेंट दो, तो ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हमारा क्या हो गया, E1² प्लस E2²। अब E1 और E2 की वैल्यू हम यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, तो जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, और साथ में E2 क्या आएगा, KQ का होल स्क्वायर और नीचे R² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम R² और K² कॉमन दिख रहा है, इसको हम बाहर ले लेंगे। तो जैसे हम बाहर लेंगे तो क्या आएगा, K/R², बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, आपका P² बचेगा
इधर बचेगा आर की पावर 4 आर की पावर 2 प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, अब देखिए पी की वैल्यू हम क्या है मान सकते हैं, पी की वैल्यू क्या है क्यू और इंटू सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्जेस। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अपॉन आर स्क्वायर, पी को क्या लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर 4a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और रूट में क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1। ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या है केवल मैग्नीट्यूड की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मैग्नीट्यूड की बात की गई है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन की बात की गई तो फिर क्या होता? अगर डायरेक्शन पूछा जाता तो क्या होता? तो देखिए केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं डायरेक्शन के साथ रखते और वेक्टर सम कर देते। ठीक है, सिंपल क्या करते वेक्टर सम कर देते। ये आपका मैग्नीट्यूड का आंसर है, इस क्वेश्चन का भी आंसर है। मैं इसमें कुछ एडिशन बता दे रहा हूँ कि अगर डायरेक्शन पूछ लेता तो एंगल से अच्छा है कि पूरा वेक्टर फॉर्म में रखते हैं। देखिए इवन की डायरेक्शन क्या है, अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो क्या होगा ये माइनस एक्स। तो इवन को मैं क्या लिख सकता हूँ के पी अपॉन आर क्यूब और साथ में क्या होगा ये माइनस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, पी को मैं वेक्टर में नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधे मैग्नीट्यूड और इस साथ में क्या ले रहा हूँ डायरेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। ठीक, उसके बाद A2 को मैं क्या ले सकता हूँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या एक्स है और ये क्या है वाई, तो क्या ले लेंगे। ठीक, ये दोनों क्या वेक्टर फॉर्म में है। तो रिजल्टेंट क्या होगा वेक्टर सम। साथ में ये माइनस एक्स पुट कर देंगे प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई जे, सॉरी जे होगा जे कर दीजिएगा, वाई ले रहे थे आई देखिए। ठीक, फिर क्या होगा इसमें मैं अगर पुट करूंगा तो आपको मिलेगा क्या 2q a के अपॉन आर क्यूब माइनस एक्स प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जे। ठीक है, नेक्स्ट पी को हमने क्या रखा है q इंटू 2a। ठीक है, अब देखिए यहां से हम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ले सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2a अपॉन आर क्यूब वो भी माइनस एक्स के साथ प्लस यहाँ क्या बचेगा जे। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई विद डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर होगी माइनस एक्स और जे की तरफ होगी डायरेक्शन, और विद साइन के साथ हमने क्या लिखा है इसे लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप दिखाएंगे वेक्टर फॉर्म में तो डायरेक्शन हमें थीटा के फॉर्म में दिखाई जरूरत नहीं है, आई जे फॉर्म में हम निकाल के दिखा सकते हैं। बट अगर थीटा निकालने की बात करेंगे, क्या करेंगे थीटा की बात करेंगे तो फिर हमें एंगल बताना पड़ेगा कि ये एंगल कितना वो एंगल कितना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे डिस्क्रीट हो तो हम थीटा निकालना ज्यादा इजी पड़ता है, मगर चार्ज कुछ अलग अलग तरीके से रखे जाए तो हम लोग वेक्टर के अगर फॉर्म में लिख देते तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक इसी में कंसीडर कर ली जाती है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन क्या है माइनस एक्स और जे, तो क्या होगा माइनस एक्स और जे मीन्स इधर होगा, मगर बीच में होगा कि नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है ये अलग है और ये अलग है। तो जब मैग्नीट्यूड अलग है तो इसका मतलब क्या होगा रिजल्टेंट बीच में नहीं आएगा, कुछ एंगल पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये आप वेक्टर फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और स्केलर फॉर्म में या मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे रूट कर देंगे तो आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे रूट करके करना पड़ता है, आपसे वेक्टर में पढ़ा होगा मैग्नीट्यूड के लिए रूट निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको भी हटाते हैं। चलिए थोड़ा सा
क्वेश्चन में फेर बदल करते हैं। लेट सपोज करिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हो कि एक डाइपोल है, ठीक है, क्या है, डाइपोल है। अब लैंग्वेज समझ लीजिएगा, मैं जो कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ वो समझिए। अब कुछ पी पॉइंट पे यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक, इस डायरेक्शन में, मीन्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। तो देखिए अगर मैं नाउ if we rotate electric dipole to 90 degree clockwise, then what will be the rotation of electric field। बस क्वेश्चन सोचते जाइए, जैसे जैसे सोचेंगे क्वेश्चन बनता जाएगा। अब देखिए अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिग्री घूमेगा, चेंज करेगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इनिशियल हमें ये कंडीशन मालूम है और हमें थीटा निकालना है कब, जब ये क्या हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में घड़ी ऐसे चलती है, इसका मतलब क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो ये देखिए ये मोमेंट है, मैं इसको इनिशियल बोल दूं कोई दिक्कत, और ये भी इनिशियल है। अब देखिए ये पी पॉइंट पे ही हमें निकालना है। अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूं, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं इस पी को, और मुझे क्या निकालना है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखिए इस एक्सिस पे डाइपोल था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि ये एक्सियल है। एक्सियल के लिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों एक डायरेक्शन रहेंगे, ठीक है। पर जैसे ही मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट किया, इसको क्या किया 90 डिग्री रोटेट किया, तो क्या हुआ, जो मैग्नेटिक डाइपोल सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल वो क्या हुआ, इस तरह लाइन हो गया। अब मुझे इसी पी पॉइंट पे हमें चाहिए, तो अब इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट क्या होगा, एक इक्विटोरियल पॉइंट हो गया। और जब इक्विटोरियल पॉइंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डाइपोल के अपोजिट चलती है। तो डाइपोल की डायरेक्शन अगर ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, और पहले क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ई आई क्या था ये, और ई एफ क्या है ये। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रोटेशन है वो क्या हो गई 90 डिग्री, क्या हो गई 90 डिग्री हो गई। पर 90 डिग्री कैसी 90 डिग्री, क्या कहते हैं सर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या है, घड़ी ऐसे चलती है मगर ये कैसे जा रहा है, ऐसा है, तो मीन्स क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, क्लियर, सपोज करिए ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें ये कोई मैंने पॉइंट देते P0 y, ठीक है। अब मुझे इस पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और जो मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है 45 डिग्री पे क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। तो सपोज करिए मैंने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, अभी मैंने रोटेट कराया था, आप क्या कर रहे हैं कुछ और मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली कंपटीशन में ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 3-3 मार्क्स में होता कुछ नहीं है। देखिए क्या करेंगे, हमें मालूम है कि वेक्टर क्वांटिटी है,
तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, पहले मैं लिख दूं क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो मैग्नीट्यूड ही लिख देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आई जे केयर के में लिख दीजिएगा तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन सिस्टम। ठीक, इस सिस्टम की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी 45 डिग्री पे है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर रेजोल्यूशन करेंगे। और वेक्टर रेजोल्यूशन से क्या होगा कि जो हमारा वेक्टर होगा ये क्या होगा, P cos 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर P sin 45 डिग्री। ठीक है, कैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई वेक्टर है थीटा एंगल से, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये क्या होता है, बेस क्या होता है A cos थीटा, और ये क्या होता है B sin थीटा। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ वेक्टर रिजॉल्व किया है। ठीक, बेस क्या है 45 डिग्री इससे बना रहा है, तो ये cos थीटा और ये क्या है sin थीटा। ठीक, अब देखिए इसका मतलब इस वेक्टर के ये दो कंपोनेंट हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तब ध्यान दीजिए, अगर मैं कंसीडर करता हूँ P cos थीटा को, P cos 45 डिग्री वाले डाइपोल मोमेंट को मैं भी कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसके लिए ये क्या है इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भागती है, तो मैं इसको E1 बोल दूं। ठीक, अब जो सेकंड है P sin 45, इसके लिए क्या है एक्सियल, जिस डायरेक्शन में P sin 45 उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए क्या हो जाएगी E2। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ आएगा, समथिंग इस डायरेक्शन में आएगा, मीन्स -x और y डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको वेक्टर फॉर्म में लेके। अब देखिए, और ये दोनों के बीच की 90 डिग्री एंगल भी है। ठीक है, ये भी नोटिस करिए। ठीक, तो मैं E1 लिख सकता हूं, E1 क्या है इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, K P, हमें मालूम है R/Q, ये हमारा क्या होता है इक्वेटोरियल का। तो देखिए P क्या है हमारा, P हमारा क्या है cos 45 डिग्री, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं P cos 45 डिग्री अपॉन R/Q। ये सबके लिए जब P हो, मगर हमारा मैग्नीट्यूड क्या P cos 45, इसलिए P की जगह क्या रहता है P cos 45। ठीक है, R/Q, तो ये कर दीजिएगा, यहाँ E1 में लिख दे रहा हूँ। और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, और ये देखिए डिस्टेंस क्या है यहाँ से, डिस्टेंस क्या है यहाँ से y, क्योंकि y एक्सिस पे है तो केवल y है, तो r की जगह मैं क्या कवर लिख सकता हूँ y3। ठीक है, अब देखिए 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/√, क्या होगी 1/√2। ठीक, अब ई एक्सएल की बात कर लीजिए, तो ई एक्सएल का हमें मालूम है क्या होता है 2kp अपॉन R/Q। ठीक, R वहां पे क्या है 2k, एक्सिस के लिए क्या है P sin 45 डिग्री, क्या लिख देंगे यहाँ P sin 45 डिग्री, और R की जगह क्या है y डिस्टेंस है, तो y³ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सॉल्व कर दो, फिर उधर जाऊंगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √2kp अपॉन y³। अब देखिए कि √2 कैसा है, sin 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, और 1/√2 और यहाँ क्या है 2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक √2 बचेगा केवल। ठीक है, तो अब देखिए हमें E1 मिल गया और E2 मिल गया। ठीक, अब जब E1 E2 मिल गया
तो अब देखिए दोनों के बीच में एंगल क्या 90, तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा, हमें मालूम है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक, E1 की वैल्यू क्या है, ये रख दीजिए, साथ में क्या आएगा 2y की पावर 6। ठीक है, और वहां क्या आएगा प्लस 2 kp का होल स्क्वायर अपॉन y की पावर 6। ठीक, कुछ चीजें कॉमन बाहर आएंगी जैसे कि k, p और y की पावर 3। क्या आएगा 1/2 प्लस 2। ठीक है, कुछ इस तरीके से आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ER k p अपॉन वाई क्यूब, इसको करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा √5 अपॉन √2, क्योंकि ये नीचे √2 है, या तो इसको ऐसे लिख लीजिए आपको ज्यादा समझ में आएगा, 5/√2 सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे हम एक्सियल और कैसे हम इक्वेटोरियल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बस घुमाते हैं, बस तरीका आपको याद होना चाहिए कैसे रिजॉल्व करना है। बेसिक चीजें, जो बेसिक चीजें उसको हमें क्लियर करना पड़ेगा, कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे हमें रोटेट अगर करता है डायपोल तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस क्या आएंगे। तो उन सबके लिए जो बेसिक जो मैंने थ्योरी पोर्शन पढ़ाया था उसी पे जो बेसिक चीजें मैंने लिखवाई हुई है, जो स्पेशली मैंने कहा है कि इसको आप ध्यान रखिएगा, उसी के बेसिस पे हम सारे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो फिर डाउट सेशन में मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, और अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस लॉ। ठीक है, ओके।